तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट्स को दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और यही वो कारण है जिसकी वजह से डसॉल्ट एविएशन को एक के बाद एक लगातार ऑर्डर्स प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के पास लगभग 200 से भी ज्यादा राफेल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हो चुके हैं और इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए डसॉल्ट एविएशन की तरफ से काफी मुश्किलों का सामना किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिन देशों की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिए गए हैं उन देशों में लगभग एक ऐसा देश भी है जो कि काफी दशकों से मिराज 2000 को फ्रांस से खरीदना चाहता था और मिराज 2000 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को भी खरीदने में असमर्थ रहा। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ गया जब इस देश के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण फ्रांस के फाइटर जेट को खरीदा जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये देश भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका कोई लैंड या फिर बॉर्डर भारत के साथ साझा नहीं होता है, लेकिन समुद्री बॉर्डर भारत के साथ मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस देश के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये इंडोनेशिया है और शायद ही आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो इंडोनेशिया के सबसे करीब है। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि इंडोनेशिया की तरफ से 42 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है और इसका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर भी दिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया की तरफ से थर्ड फेज के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑफिशियली अब अनुमति दे दी गई है और इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से असल में ये अनुमति 8 जनवरी को दी गई है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया की इस अनुमति के बाद में डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि तीसरे फेज को लेकर इंडोनेशिया की तरफ से जो डील है वो यहाँ पर फाइनल हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों तीसरे फेज में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 राफेल एयरक्राफ्टों को इंडोनेशिया की तरफ से खरीदा जा रहा है और इसके साथ में इंडोनेशिया टोटल 42 एयरक्राफ्टों को खरीदने को ऑर्डर प्लेस कर चुका है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के द्वारा सबसे पहले सितंबर 2022 में 6 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डील की गई थी, जबकि इसके बाद में अगस्त 2023 के दिन एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। और कुल मिलाकर अगर इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो $8.1 बिलियन के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है, यानी कि इंडोनेशिया जैसे देश के लिए ये काफी बड़ी लागत है और ये काफी बड़ी डील के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को इंडोनेशिया यहाँ पर खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इंडोनेशिया की तरफ से जब इन राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन लिया गया तब डसॉल्ट एविएशन के सीईओ की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया गया और उनका यहाँ पर कहना था कि इंडोनेशिया के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है ये असल में इंडोनेशिया के ऑपरेशनल इंडिपेंडेंसी को यहाँ पर काफी मजबूत करेगा। और साथ ही उनका यहाँ पर कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडोनेशिया की रीजनल इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पर मजबूत करके रखेगा और एकेडमिक कोलैबोरेशन के साथ साथ ही दोनों देशों के बीच के जो पार्टनरशिप है यानी कि इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको भी यहाँ पर मजबूत करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है वो फरवरी 2022 में किया गया था और यह डिसीजन लेना इंडोनेशिया के लिए काफी क्रिटिकल था क्योंकि इंडोनेशिया के सामने इस दरमियान कई सारे एयरक्राफ्ट को शो किया गया था, जैसे कि F-50 जैसे साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट को भी इंडोनेशिया के सामने पेश किया गया था और यूरोपियन नेशन के द्वारा निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून और अमेरिका के तरफ से निर्माण किया हुआ बोइंग F-15EX एयरक्राफ्ट भी इसके सामने पेश किया गया था, जबकि यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से मात्र राफेल फाइटर जेट को चूज किया गया। और दोस्तों ये जो चुनने का प्रोसेस था ये इसलिए भी क्रिटिकल था क्योंकि राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को कॉस्टली एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये जो 42 एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया के द्वारा परचेस किए जा रहे हैं उसके लिए इंडोनेशिया को करीबन $8.1 बिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से साल 2022 में ही एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन इंडोनेशिया को पहला जो राफेल है वो साल 2028 में ही मिल पाएगा क्योंकि डसॉल्ट एविएशन के पास अभी एयरक्राफ्टों को लेकर काफी बड़ा ऑर्डर है और इतने सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर पूरा करना डसॉल्ट एविएशन के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा
देखा जाए तो इंडोनेशिया के लिए कुछ फाइनेंशियल यहाँ पर चैलेंज भी है और इस चैलेंज के कारण भी इंडोनेशिया अपने एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट को लेकर कई तरीके के चैलेंज का सामना कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर चैलेंजेस को देखते हुए सबसे पहले इंडोनेशिया की तरफ से कुछ पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा यहाँ पर बनाया गया था और आपको बता दें कि कतर से इंडोनेशिया करीब 12 मिराज 2000 फाइटर जेटों को खरीदना चाहता था, लेकिन बजट के इश्यूज के कारण इंडोनेशिया की तरफ से इसको खरीदा नहीं गया था। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडोनेशिया की तरफ से अन्य एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर प्रयास किए गए थे और इंडोनेशिया अपने बेड़े को लंबे समय से मजबूत करना चाहता था, लेकिन कोविड के बावजूद इंडोनेशिया के लिए ये चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ गया था। और ऐसे में फिलहाल अगर इंडोनेशिया के बेड़े को यहाँ पर देखा जाए तो इंडोनेशिया के पास जो सबसे प्रमुख फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर F-16 फाइटर जेट है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 33 एयरक्राफ्ट को इंडोनेशिया यहाँ पर यूज कर रहा है, जबकि इसके अलावा इंडोनेशिया के द्वारा 5 सुकोई 27, 11 सुकोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है और करीबन 13 E-15 गोल्डन ईगल लाइट फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है और 6 और इसी तरह के एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बेड़े में करीबन 22 BAE हॉक 200 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट और 13 MB रेयर 314 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और दोस्तों पहले के अगर मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन को यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी 2023 के अंदर ही इसके ऊपर डील होने वाला था और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडोनेशिया की तरफ से करीबन 733 मिलियन यूरो या फिर ऐसे कहें कि $801 बिलियन का यहाँ पर खर्चा करने का इरादा था, लेकिन इंडोनेशिया की पार्लियामेंट की तरफ से इसको लेकर अनुमति इसलिए भी नहीं दिया गया था क्योंकि ये एयरक्राफ्टों की एज को लेकर इंडोनेशियन पार्लियामेंट को यहाँ पर डाउट था। और आपको बता दें कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं ये करीब 4 से 5 दशक पुराने हैं और ऐसे में एक एयरफोर्स की तरफ से इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है और इंडोनेशिया की तरफ से ये कितनी यहाँ पर उपयोगी होगा इसको लेकर यहाँ पर डाउटफुल था और इसीलिए इंडोनेशिया की तरफ से इस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंडोनेशिया की तरफ से 4 गुना से भी ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन ये जो खर्चा किया जा रहा है ये एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है और इंडोनेशिया के जो हवाई ताकत है उसमें इसकी वजह से कई गुना ताकत यहाँ पर बढ़ जाएगी। फिलहाल इंडोनेशिया के आस पड़ोस के देशों को अगर देखा जाए तो इससे अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट किसी भी अन्य देश के पास मौजूद नहीं है और इस रीजन में इंडोनेशिया के अलावा केवल भारत ही ऐसा देश है जिसके पास इस तरह की ताकत मौजूद है। अब दोस्तों डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये 1986 में अपना पहला उड़ान भरा था। हालांकि वो जो था वो एक राफेल ए वेरिएंट था और आज की डेट में जो वेरिएंट है वो राफेल सी वेरिएंट है जो कि आधुनिक वेरिएंट है। और साल 2001 में इन एयरक्राफ्ट को फ्रांस के बेड़े में शामिल किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से लेकर अब तक करीबन 259 एयरक्राफ्ट को डसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया जा चुका है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे फ्लाई करने के लिए एक क्रू मेंबर और 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होती है, यानी कि इसका सिंगल सीटेड फाइटर जेट और ट्विन सीटेड फाइटर जेट वेरिएंट भी मौजूद है। ऐसे में दोस्तों इनके आकार को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इनका जो लंबाई है वो करीब 15.1 इंच है, जबकि इसका चौड़ाई 10.9 मीटर यानी कि 35 फीट 9 इंच है। इसका जो पूरा हाइट है वो 5.3 मीटर यानी कि 17 फीट 6 इंच है, जबकि इसका विंग स्पेन करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर है। ऐसे में इसका जो एम्प्टी वेट है वो करीब 9,800 किलोग्राम का है, जबकि इसका ग्रॉस वेट करीबन 15,000 किलोग्राम का है। ऐसे में इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीब 4,500 किलोग्राम का है, जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो ये करीब 4,400 किलोग्राम से लेकर 4,700 किलोग्राम तक है। ऐसे में इसके अंदर जो है एक M88 इंजन को लगाया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन तक है। और आपको बता दें कि ये हाई एल्टीट्यूड में मार्क 1.8 मैक के हिसाब से उड़ान भर सकता है और इसकी जो टोटल स्पीड है वो 1090 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि
जबकि ये सुपर क्रूजर मोड में भी उड़ान भर सकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जो सुपर क्रूजर रफ्तार है वो करीब मार्क 1.4 के आसपास है। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये काफी सुपर एयरक्राफ्ट हैं जिनको भारत भी यहाँ पर 36 की संख्या में यूज करता है और इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा जब से भारत ने इनको 36 की संख्या में अपने वायुसेना की बेड़े में शामिल किया है तब से दुनिया भर के अंदर से इसको लेकर कई सारे ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। और ऐसे आप मान सकते हैं कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए राफेल फाइटर जेट यहाँ पर नंबर्स की संख्या में जो कि आज तक सेल किया गया है वो सबसे बड़ा बन चुका है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।